हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में, जो एसपी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक पार्ट है, जिसके पहले के वीडियो में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश की थी। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स की, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। अब यहां पर आप देख सकते हो कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी मैंने इसके पहले आपको डिस्कस किया था कि हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाती है। सबसे पहला होता है व्हाट इज आवर सोर्सेज ऑफ फंड्स, एंड उस फंड्स को हम किस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें इस कैपिटल की क्यों जरूरत है, ये आपको समझना जरूरी है। कैपिटल रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल हमें कितने समय के लिए रिक्वायरमेंट है, वेदर द कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड और मीडियम टर्म पीरियड। तो हमें वो चीजें समझने की जरूरत है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उसी क्वेश्चन से डील करता है, जिसके अंदर हमें समझने की जरूरत है कि हम जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालने वाले हैं, हम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी तो है या नहीं, वो चीजें देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उस कैपिटल को इन्वेस्ट करने से पहले वो कैपिटल लंबे समय के लिए बिजनेस में रहने वाला है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या मीडियम टर्म पीरियड के लिए रहने वाला है। तो हमें उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तरीके के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना जरूरी होता है। तो यही चीजें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले, when a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprises, the commercial viability of the idea is investigated। मतलब जब कभी किसी एंटरप्रेन्योर को लगता है कि भाई साहब मैंने ये जो बिजनेस चालू किया है एक आइडिया से बड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेस कैपिटल से तो बड़ा है, लेकिन कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस का आइडिया, क्योंकि बिजनेस के आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो उसकी कमर्शियल वायबिलिटी को भी चेक किया जाता है। Once an entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project। जब किसी भी एंटरप्रेन्योर को लगता है कि नहीं भाई साहब अब हमें बिजनेस चालू करना चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फिजिबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, तो वो सीरियस स्टेप शुरू करता है। The first and foremost step to take the decision the amount of capital requirement to start and run the business। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसके दिमाग में आता है कि हमें कितना पैसा जरूरी है। व्हाट इज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज ए कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस टास्क हैज टू बी परफॉर्म विद ऑटमोस्ट केयर, यानी ये टास्क को परफॉर्म करने के समय हमें पूरी तरीके से सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि भाई साहब गाड़ी कमाई का पैसा है, इसको आसानी से हम लोग आग में झोंक नहीं सकते। Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind the present future requirement of the business। इसलिए जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात करते हैं तो जो प्लानिंग होगी वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। Thus, while deciding about the value of capital requirement, entrepreneur has to take the consideration fixed capital requirement and working capital requirement। इसीलिए बिजनेस जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की कोशिश करेगा तो उसे दो चीजों के बारे में ध्यान देना है। पहला, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, चाहे वो फिक्स्ड हो या वर्किंग हो। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्पस, लेकिन बिजनेस को सर्कुलेटिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बिजनेस को चलाने के लिए हमको कुछ कैपिटल के रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिक्स कैपिटल। नाउ कम टू बेटा फिक्स कैपिटल। अब समझो आज के इस क्वेश्चन के अंदर हम फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को ही पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग द फिक्स असेट विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। दीज असेट्स आर नॉट बीन फॉर रीसेल। हम जब फिक्स कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं तो फिक्स कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस के अंदर फिक्स असेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये असेट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, और इन असेट्स को हम वापस से बेचने वाले नहीं है। इसको अगर मैं सिंपल करूं तो एक एग्जांपल लेता हूं, मैं छोटी सी एक एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश करता हूं।
मान लो आप वड़ा पाव का एक ठेला शुरू करना चाहते हो, सर मैकडोनल्ड का बोलते तो सोच भी सकते थे, अरे कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। आपको एक जमीन की जरूरत पड़ेगी, उस जमीन के ऊपर आपको शॉप बनाना पड़ेगा और उस शॉप के अंदर आपको कुछ फर्नीचर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं और वो इक्विपमेंट आप एक बार परचेस करोगे तो आपका बिजनेस चल सकता है। जमीन ले लिया, जमीन लेने के बाद ये जमीन हो गई, जमीन के ऊपर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके एक दुकान चालू कर दी, दुकान के अंदर मैंने अच्छे से रेनोवेशंस वगैरह कराए और जो भी मेरी बिजनेस को चलाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, जो भी मशीनरी चाहिए वो मैंने लेकर आ गया, ठीक है। अब लेकर आने के बाद मेरा बिजनेस, अच्छा ये सारी चीजें लाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। अच्छा, जमीन में हर रोज खरीदूंगा क्या बिजनेस के लिए? नहीं सर। शॉप में रोज खरीदूंगा क्या बिजनेस के लिए? नहीं सर। फर्नीचर फिक्सर रोज खरीदूंगा क्या? नहीं। उसके बाद इक्विपमेंट रोज खरीदूंगा क्या? नहीं। ये जो चीजें होती है ना वो हम लोग एक ही बार खरीदते हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए खरीदते हैं, लंबे समय के लिए खरीदते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। जो भी पैसा हम इन असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे ना वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? फिक्स कैपिटल बन जाने वाला है। इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल इन्वेस्ट फॉर एक्वायरिंग द फिक्स असेट। हम ऐसा कह सकते हैं कि फिक्स कैपिटल का मतलब जब हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके के फिक्स असेट्स में तो उसको हम लोग कहेंगे। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। फिक्स कैपिटल जो होता है वो नॉर्मली बिजनेस में होता है और वो लंबे समय तक के लिए रहता है, इसलिए नॉर्मली हम बोल सकते हैं परमानेंटली है। फिक्स एसेट का एग्जांपल दिया, फिक्स कैपिटल के एग्जांपल्स है कैपिटल which is using for purchasing plant and building, furniture, plant and machinery, etc. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. ये पैसे की जरूरत कब पड़ती है? जब हम नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, नए बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तब। However, existing company may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipment, etc. और जब कोई कंपनी चाहती है कि उसके कंपनी के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो, एक्सपेंशन हो, डेवलपमेंट हो, तब भी हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब चाहे आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहो तो भी आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस में अगर आप एक्सपांशन चाहते हो, बिजनेस के अंदर आप डेवलपमेंट चाहते हो, बिजनेस के अंदर आप मॉडर्नाइजेशन चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये तीनों के लिए भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बस फर्क क्या है, ये नए बिजनेस की शुरुआत के लिए और ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए लगती है। अंडरस्टूड? यस सर। इनिशियल प्लानिंग फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय द कंपनीज प्रमोटर। स्टार्टिंग में जब हम लोगों को पैसे की जरूरत है तो इस टाइम पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर इन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो प्लानिंग है वो कौन करता है? प्रमोटर करते हैं। फॉर दिस पर्पस they first prepare a list of fixed asset needed by a company and cost of this asset is estimated। जिसके लिए प्रमोटर क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं। आप भी सामान खरीदने जाते हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी कोई सामान की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से हम रोजमर्रा की जिंदगी में सामान खरीदने जाते हो तो लिस्ट बनाकर जाना जरूरी होता है, उसी तरीके से बिजनेस चालू करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बनाना जरूरी होता है और उसका एक एस्टिमेटेड प्राइस, कॉस्टिंग निकालना जरूरी होता है। They collect information regarding the price of the land, cost of construction of building, cost of plant and machinery, etc. and the cost of different fixed assets is calculated and resulting figure would be the total fixed capital requirement of a company। उसके बाद जमीन का प्राइस क्या होगा, बिल्डिंग बनाने का क्या खर्चा होगा, प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा, सारे कॉस्ट को मिलाकर आपको टोटल फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पता चलने वाली है। और in recent years, कुछ समय पहले, estimating fixed capital requirement assume great importance particularly because of the modern industrial processes which require increased use of heavy and automated machineries। पिछले कुछ 20 से 25 सालों के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस आए, बहुत सारी नई नई मशीनरीज का इजाद हुआ जिससे कंपनीज अडॉप्ट करने के बाद, जिसे कंपनी अडॉप्ट करने के बाद उनकी एफिशिएंसी ग्रेट लेवल पर पहुंच गई क्योंकि उनके पास जो भी मशीनरीज आती है वो हैवी होती है, ऑटोमेटेड मशीनरीज होती है और उनका प्रोडक्शन लेवल बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ चुका होता है क्योंकि उनके पास अपग्रेडेड और न्यू टेक्नोलॉजी आती है जिसके लिए भी फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन फंड्स फॉर दिस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम कैपिटल मार्केट। फंडिंग ऑफ दिस सम कम फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एंड ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स। यानी एंटरप्रेन्योर को पैसा मिलेगा कहां से? हमने अब तक क्या बात की?
एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को पैसा चाहिए। उसको पैसा क्यों चाहिए? उसको पैसा चाहिए फिक्स कैपिटल के लिए। फिक्स कैपिटल मतलब क्या? ये पैसे का इस्तेमाल वो कंपनी के फिक्स एसेट्स खरीदने में लगाएगा। सर फिक्स एसेट मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, मोटर कार, मोटर वैन, डिलीवरी वैन, ये सारी चीज उसकी फिक्स एसेट्स है। उसमें पैसा लगाएगा, लंबे समय के लिए पैसा लगाएगा, साल में एक ही बार पैसा लगाएगा, कई साल में ये इसको फ्यूचर में पैसा कमा कर देगी। अब इंपॉर्टेंट है, पैसा आएगा कहां से? तो पैसा लाने के लिए उसे कैपिटल मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा, और कैपिटल मार्केट के अंदर वो शेयर इश्यू करेगा, डिबेंचर इश्यू करेगा, बॉन्ड इश्यू करेगा, इस तरीके के फंड्स को इश्यू करके इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कैपिटल रिक्वायरमेंट को ज्यादा या कम कर सकते हैं, कैपिटल को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। पहला पॉइंट है माय डियर, नेचर ऑफ द बिजनेस। मान लो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, तो इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने के लिए आपको बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रखते हो तो आपको इतने हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पार्ले जी की फैक्ट्री देखो, कोको कोला की फैक्ट्री देखो, थम्स अप की फैक्ट्री देखो, चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज देखो, उसमें बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स में बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं, लंबे लंबे बहुत हैवी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, छोटे से बिजनेस, उसमें आपको ज्यादा फिक्स एसेट की जरूरत नहीं है। दूसरा, साइज ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल ऑपरेटेड है, मतलब आपके बिजनेस बहुत लंबे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस करता है, तो ऑब्वियसली आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप वहां पर छोटा बिजनेस, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस करते हो, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शंस में लार्ज स्केल मशीनरीज, हैवी वेट मशीनरीज, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटेड मशीनरीज का बोलबाला है। कम छोटे लेवल पर बिजनेस करोगे, कम मशीनरीज आएगी, छोटी मशीनरीज आएगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगने वाला है। स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या स्कोप है? मान लो अगर आप प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो सर जी आपको पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरीज लगेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कंपनियां, यानी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ट्रक्स एंड हेवी व्हीकल्स लगेंगे, तो उसके लिए पैसा आपको ज्यादा लगेगा। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप जो बिजनेसमैन है वो देखता है कि क्या वो जगह मुझे भाड़े पर लेनी चाहिए या लीज पर लेनी चाहिए। लीज क्या होता है सर? लीज का मतलब होता है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन ग्रांट पोजीशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी स्पेशली लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी टू अनदर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए एक सर्टेन अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा। मान लो मिस्टर ए के पास जमीन है और मिस्टर बी एंटरप्रेन्योर है जिसको वो जमीन की जरूरत है। मिस्टर ए को बदले में क्या चाहिए सर? रेंट चाहिए, बट रेंट हमेशा उसको पर मंथ या पर एनम बेसिस पर मिलेगा। यस। अब मिस्टर ए चाहता है कि कोई उसकी जमीन लीज पर ले ले। लीज मतलब लंबे समय पर ले ले, एक हैवी डिपॉजिट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी हैवी डिपॉजिट होते हैं, लेकिन लीज का मतलब होता है मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाता है, बोलता है ये जमीन मुझे आप दे दीजिए मेरे प्रोडक्शन यूनिट को चालू करने के लिए। मिस्टर ए बोलेगा सर इसका 30,000 रुपीज रेंट है। मिस्टर बी बोलेगा चलेगा, तो 12 महीने का मेरे को 3,60,000 दे दो। मिस्टर बी बोलता है मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं चाहिए, मैं ये जगह आपको आपसे 50 साल के लिए लेना चाहता हूं। 50 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो लीजिंग हो जाता है, जहां पर एक लमसम अमाउंट डिसाइड किया जाता है। लमसम अमाउंट मतलब मान लो सीधा 50 से मल्टीप्लाइड कर तो 1.5 करोड़ समथिंग आ जाएगा, या 15 करोड़ आ जाएगा। तो 15 करोड़ रुपया, तो बोले सर 12 करोड़ में डन कर दो। 12 करोड़ मैं आपको देता हूं, आप मुझे 50 सालों के लिए जमीन मुझे क्या दे दो? लीज पर दे दो। तो इस तरीके की एग्रीमेंट होती है। तो अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैं रेंटल पे लूं या लीज पर लूं, मुझे कहाँ फायदा हो सकता है।
अगर मैं रेंटल लूंगा तो पर मंथ या पर एनम बेसिस पे मुझे रेंट देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं लीज पर लेता हूं, लंबे समय के लिए लेता हूं, तो हैवी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, प्रोडक्शन कर सकता हूं, मशीनरीज ला सकता हूं, और यहां पर मुझे हेवी वेट अमाउंट दूंगा तो ऑब्वियसली मुझे कई ज्यादा अच्छे अमाउंट का मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर if the business wants to subcontract some process of production to others, limited assets are required to carry out the production. It would minimize fixed capital requirement. मानो कंपनी चाहती है कि उसके कुछ काम को वो दूसरी का बोलते हैं ना प्रोडक्शन यूनिट को दे देना चाहती है, उसके कुछ काम को किसी और कंपनी को वो आउटसोर्स कर रही है, तो इन दैट केस उसका वर्कलोड कम हो गया। अगर उसका वर्कलोड कम हो जाता तो ऑब्वियसली उसको पैसे की कम जरूरत पड़ने वाली। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, अगर कोई नए एसेट में इन्वेस्ट करने की जगह पे पुराने एसेट में पैसा लगाता है तो उसका फिक्स कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। मान लो आपको चूल्हा चाहिए, मतलब गैस चाहिए, गैस स्टोव रहता है ना, नया खरीदने जाओगे 1500 रुपए का, जूना में खरीदोगे 1000 रुपए का, तो आपका 500 रुपया बच रहा है। काम तो वही होने वाला है, गैस के सिलेंडर का ही काम होने वाला है, गैस स्टोव का ही काम होने वाला है, तो आप ओल्ड में इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा बच जाए। तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऐसा ही, अगर आप नई की जगह पर पुराने मशीनरीज में पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा बच जाएगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बच जाएगा। 7, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट। अगर मान लो with the view to foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building material concessional rate, plant and equipment may also be available on the installment basis. Such facility will reduce the requirement of fixed asset. मान लो आप किसी भी रीजनल लेवल पर डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट के पास अपने अर्जी लगाई कि भाई साहब मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने वाला है। गवर्नमेंट बोली ठीक है आप बहुत अच्छा काम करो, हम आपको जमीन कंसेशन रेट में दे रहे हैं, हम आपको वहां पर जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको कंसेशन रेट में दे रहे हैं। उसके बाद मैंने मशीनरीज खरीदने के लिए गया तो मशीनरी मुझे इंस्टॉलमेंट पर मिल गई, तो यहाँ पर मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। इंटरनेशनल कंडीशन, this factor is very significant particularly in large scale operations, that is organization carrying a business on international level. For example, company expecting war may decide to invest large fund to expand the fixed asset before the shortage of material. यानी अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हर छोटी बड़ी चीजों पर फर्क पड़ेगा, तो इन दैट केस आपका किसी भी तरीके से शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप अपने ऑपरेशंस को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस करना चाहते हो जिसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे की जरूरत पड़ेगी ताकि आप नए नए फिक्स एसेट्स को परचेज कर सके और शॉर्टेज ऑफ फंड मटेरियल को आप इग्नोर कर सको। नेक्स्ट, ट्रेंड इन इकोनॉमी। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, it gives green signal to business entrepreneur to carry out the all sort of expansion of business firm. In that case, large amount of fund are invested in fixed asset to as to reap the benefit in future. मतलब अगर लगता है किसी भी बिजनेसमैन को कि मेरा बिजनेस का फ्यूचर ब्राइट है, बहुत अच्छा खासा चमकने वाला है, तो वो सोचेगा मैं आज पैसा लगाकर बिजनेस को जितना हो सके उतना एक्सपांड करूं ताकि उसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में मुझे मिलना चाहिए। एक्सपांशन करना है, पैसा तो लगेगा, और पैसा आप कहां लगाओगे, फिक्स एसेट में, तो भाई साहब आपको फिक्स कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पॉपुलेशन ट्रेंड, व्हेन अ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट, certain manufacturer find his an opportunity to expand the business. For example, automobile industries, electronic goods, manufacturing industries, ready-made garment, etc., which necessitates huge amount of fixed capital. Population बढ़ेगा तो लोगों की जरूरतें बढ़ेगी, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कंपनियां राह ताकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा मौका है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बाइक्स की इंडस्ट्री बोलो या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इसके या फिर हम एसी की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, मोबाइल की बात करें, तो ये इंडस्ट्री बोलती है अरे ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये सब का क्रेज बढ़ेगा, तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है, तो उनको नए और अच्छे खासे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनको अपने कंपनी के एक्सपेंशन करने, इनको लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर इन गुड डिमांड,
will require large amount of fixed capital, for example mobile phone manufacturer as well as mobile network providers। मतलब जो गुड्स या जो सर्विसेज में कंज्यूमर हाथों हाथ लेने की कोशिश करता है, जैसे मोबाइल फोन्स कोई भी लॉन्च हो, लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी नया नेटवर्क प्रोवाइडर आता है जो अच्छी सर्विसेज दे रहा है एट अ रीजनेबल रेट, लोग उसको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे टाइम पर डिमांड ज्यादा क्रिएट होती है। तो जब ज्यादा डिमांड क्रिएट होती है तो लोगों को सप्लाई भी करना पड़ेगा। सप्लाई मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए नई मशीनरीज लगेगी, क्योंकि वो हाई और एंटिसिपेटेड मशीनरीज इसलिए लगेगी क्योंकि उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा तो नई मशीनरीज नए प्रोडक्शन लेवल तक को बढ़ाने की कोशिश करने वाले। तो जो चीजें लोग हाथों हाथ लेने वाले, वो सारी इंडस्ट्रीज राह ताकती है कि हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है ताकि हमारी रिक्वायरमेंट जैसे की तैसी बनी रहे। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, दिस फैक्टर इज अ प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। One of the competitors shift to automation and the other companies in the same line of activity will compelled to follow the competitor। यानी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। मान लो जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं जियो का, ठीक है। जियो ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर कार शिफ्ट किया, और उसके अलावा जो वोडाफोन आइडियाज थे, बीएसएनएल जो भी आपने कंपनीज देखा है, ये अभी भी पुराने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा था। और जियो ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। क्या हुआ, जैसे ही जियो की एंट्री हुई बाकी की सारी कंपनियों की हालत खराब हो गई और सबको अपनी कंपनी वाइंड अप करना पड़ा या दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा। इसीलिए हर कंपनी का एडवांटेज यही है कि भाई साहब, अगर आप नई मशीनरीज में डील कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहे हो, और अगर अब ये आपने जैसे जियो ने नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, वोडाफोन आइडिया ने नहीं लगाया, तो वो पीछे के पीछे रह गया, एयरटेल पीछे रह गया। लेकिन एयरटेल ने नए मशीनरीज के ऊपर पैसा लगाया, नए नेटवर्क पर पैसा लगाया, नई सर्विसेज में पैसा लगाया, नए ऑटोमेशन नेटवर्क पर पैसा लगाया, तो उसकी सर्विसेज आगे जाएगी, बाकी पीछे रह जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आपको हमेशा नई मशीनरीज के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके की दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी अपडेट मिलने वाले लेक्चर से रिगार्डिंग भी, और जो भी शेड्यूल्स है सारी चीजें आपको वहां पर ही प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर कम्युनिकेशन भी वहां से ही आपको होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।